तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। हम एक शो रन कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर डेयरी, और वो 30 मिनट्स अगर मैंने काफ की बात करी है ना, तो सिर्फ काफ की बात करूंगा। मैंने कोई तैयार नहीं है। जब हमको सरकार हेल्प चाहिए, अगर हमको नहीं मतलब Now I would like to invite Mr. Ganesh Sharma. He is Vice President, Business Development of Paras Nutritions, and he is in industry since last 6 years. He is from Punjab, Paras Nutritions, and he is one of the instrumental. Please, sir, come on the stage. Please give a round of applause. Thank you, Dr. Suresh. Scope of Indian feed industry, including challenges. And it becomes more challenging when we come from poultry to dairy. Anyway, my name is Ganesh Sharma, and I formally welcome all of you to this session. The overall objective of this session is to, number one, to give you some idea about dairy industry, and then to identify some key growth areas or drivers, and to highlight some of the growth opportunities. And in last, I think I will be very happy if I ignite any stimuli to think about कि what we are going to say, कि अगर आप घर जाके उसमें से कुछ करते हैं तो contents of my presentation is overview, scope in the dairy feed industry, the key growth drivers, key opportunities and summaries. Even though in the last sessions I think there are so many growth drivers were discussed, challenges were discussed, and out of that some opportunities. So my role will be to give you some of the insights of some growth drivers and some key opportunities. If we talk about overview of dairy industry, dairy feed industry rather than, तो India is world's largest. मेरे ख्याल में अमिया जी ने अभी डिटेल में बता दिया कि हम सिर्फ we are not number one in dairy, we are number one in so many things. And अगर मैं बात करूं अभी in recently, तो I think there is a rapid shift into the feed industry. You know why? Because the people are coming to the commercial dairy farming rather than the traditional जो हम पुराना करते थे, जो मेथोलॉजी क्लियर करते थे. और जो ग्रोथ है, अभी बात भी हुई है, अगेन वही बातें मैं करूंगा कि जो डिपेंड करती है वो करती है प्रिसीजन इन न्यूट्रिशन या प्रिसीजन न्यूट्रिशन, और दूसरा जो डॉक्टर सलेश बोल के गए थे कि काओ कंफर्ट, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे, ऑटोमाइजेशन यूज़ करेंगे, तो तभी हम वो ग्रोथ ले सकते हैं जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं. और अगर मैं फीड में ओवरऑल ग्रोथ की बात करता हूं तो द CAGR इज अराउंड 6%. तो अगर मैं बात करूं, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में कम से कम ये बात तो होनी शुरू होगी, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री तकरीबन पोल्ट्री इंडस्ट्री के और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के नीचे ही दब के रहेगी. कि अभी कुछ प्रोजेक्शंस होनी शुरू हो गई हैं कि अगर मैं बात करूं कि 2025 में अराउंड $30 बिलियन की बात कर रहे थे, और 2030 में अराउंड 38 या अराउंड $40 बिलियन की बात कर रहे हैं. अगर इसमें बात करूं तो ये प्रोजेक्शंस किस बेस पे हैं? बेस है कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो मिल्क प्रोडक्शन है डेफिनेटली वो तो इंक्रीज हो ही रही है. तो अराउंड 240 मिलियन मीट्रिक टन दूध हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें से अगर मैं बात करूं 55% कम्स फ्रॉम काउज एंड 45% कम्स फ्रॉम बफलो. और अगर मैं बात करता हूं पॉपुलेशन की तो आई थिंक इट इज जस्ट रिवर्स. आई थिंक सो. अगर इतना दूध है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल? तो एज पर क्लाफमा डाटा आई थिंक जो पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 183 मिलियन मीट्रिक टन्स. और अगर हम बात करते हैं उसमें कि अनटैप्ड चैलेंजेस कितने हैं, तो अराउंड 92%, मोर देन 90%
जो कंपाउंड फीड के लिए पोटेंशियल है वो अनटैप्ड है। तो अगर अनटैप्ड है तो उस अनटैप्ड एरिया में क्या गैप फिलर्स है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे ख्याल में आपके एरिया में भी ये होंगे, लेकिन इसके बिना भी शायद बहुत सारे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बहुत वर्सेटाइल है और इनक्रेडिबल है, तो बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर बात करता हूँ मेजर्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, तो कॉटन रेंज इज नंबर अराउंड 8 to 10 मिलियन मीट्रिक टन। और अगर मस्टर्ड रेंज की बात करता हूँ, मींस मस्टर्ड डेरिवेटिव्स की बात करता हूँ, तो इट इज अराउंड 4 to 5 मिलियन मीट्रिक टन। जो चुन्नीस हम यूज करते हैं ट्रेडिशनली, तो दैट इज अराउंड 2 to 3 मिलियन मीट्रिक टन। और अगर मैं व्हीट ब्रांड की बात करता हूँ, जो कि नंबर 1 पे रहता है हमेशा ही, अराउंड 8 to 10। लेकिन these are only 4 or the prominent as per my observations, but I am sure in your different markets, in your different regions, there is so many ingredients are available जो कि हम use करते हैं as a alternative to the dairy feed। तो basis on this outlook of dairy industry अगर मैं बात करता हूँ, तो to improve our growth curve of dairy feed, so I want to discuss 2 growth drivers, and one of them is buffalo feed market and second is precision nutrition. And if we talk about only the growth drivers, it will not be justified to this presentation. So I am also going to discuss with you the 2 opportunities within our industry, and that is profit eaters and the aflatoxin. So these 4 topics I am going to cover. What are these? So let us start with the buffalo. Once I made this slide, I also got shocked. I think you may also get shocked. If there are so many people from the feed additive companies, definitely they are going to get shocked. If any organization, we talking about the compound feed, if even I also talk about my company's product portfolio, then buff range contributes only around 5%. 90% of the sale of dairy feed comes from cow feed, not from cow feed. And even though the buffaloes contribute 45% of milk production. So this is a very serious note. That is why I thought, yes, definitely we need to highlight and we need to focus this point. इस buffalo market पे बात होनी चाहिए. Even though I can understand कि 5% variance है, but I am not saying कि 5% variance buffalo पे use होते हैं, ना? Because you know why? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी, अभी भी बात हुई थी, बहुत सारी cow feed buffalo पे use होती है, ठीक है ना? That is not included into that. लेकिन अगर हम वो बात करते हैं, तो I think that is not the opportunity for us. That is the net, means it brings us some losses, because the physiology of cattle feed, cattle and buffalo is entirely different. So whatever जो भी feed आप cow के लिए बना रहे हैं, अगर हम buffalo पे देते हैं, तो I think we cannot talk about precision nutrition. तो अगर मैं बात करता हूँ बफलो की, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे शायद गवर्नमेंट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट से भी होंगे, तो वो देखते होंगे अगर हम बात करते हैं तो, और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी बैठे हैं ऑब्वियसली। तो स्टिल, बट एज बाय माय ओपिनियन, कि अभी भी अगर मैं बात करता हूँ, वी डोंट नो द रिक्वायरमेंट ऑफ बफलो, मीन्स the nutrient requirements of buffalo. हम लोग सिर्फ काम चलाते हैं कि जो हम काऊ पे कर रहे हैं वही रेप्लिकेट कर देते हैं बफलो पे, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो these are entirely different physiologies. शायद डॉक्टर सुरेश ने पहले कहा भी था। दूसरा, हम BIS की बात करते हैं, FSSAI की बात करते हैं, क्या बफलो के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं?
भैया साहब ने तो बोल दिया कि पोल्ट्री के हैं, पोल्ट्री में तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ तो ये क्वालिटी भी नहीं है, तो फिर कभी बात ही नहीं होती कि बफलो के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बफलो फीड के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और अगर वैसे भी मैं बात करता हूं कि एक कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्स अराउंड 20,000, 30,000 या 40,000 मीट्रिक टन ऑफ कैटल फीड इन ए मंथ, उसके पास कितने वेरिएंट्स होंगे बफलो के? अगर इसमें से बहुत सारे फीड मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो टिप्स पे बता देंगे कि मेरे तो 2 हैं या मेरा तो 1 ही है। और अगर कोई बहुत खास होगा तो बोलेगा कि ठीक है जी 3 है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन, क्या हम कितना सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास 1, 2, 3 बफलो फीड के हैं वो कितनी मिल्क प्रोडक्शन को कवर करते हैं? अभी भी बात होती है वही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टू महाराष्ट्र, आई एम टॉकिंग अबाउट टू पैन इंडिया। 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर, 20-22 लीटर, 25-26 लीटर या 30 प्लस लीटर। और अगर मैं शायद 30 प्लस बोल दूंगा तो बहुत सारे बोल जाएंगे कि नहीं, जो अभी नासा बोल के गए थे कि झूठ बोल रहा है ना? तो लेकिन ये हमें सोचना चाहिए। और दूसरा कि जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं मार्केट में, क्या प्राइस है उनकी, क्या न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकेशंस है, अगर आप देखेंगे। और ये जो मैंने मिल्क प्रोडक्शन की बात की है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो काओ फीड, बफलो फीड पे यूज होती है, तो रेदर देन हमें लगता है कि हमें सेल आ रही है, हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन देखा जाए वो ठीक है, दैट कैन बी वन स्टेप एज ए यूज, लेकिन अल्टीमेटली दैट इज नॉट द गोल, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो हमें बफलो के लिए अलग से काम करना होगा। क्या करना होगा? अभी अगर मैं बात करूं तो आई कैन प्राउडली से कि मैंने 30 लीटर्स का प्रोडक्ट बनाया, इवन दो रिस्पॉन्स इज नॉट गुड, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, बट लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि मैंने एक इंडस्ट्री में स्पेशली बफलो मार्केट के लिए 1-2 स्टेप आगे लिया। तो 30 लीटर्स पर डे मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेरे ख्याल में हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और रेदर देन चैलेंज करनी चाहिए कि बफलो से भी हम ऑप्टिमम मिल्क प्रोडक्शन लें, पहले पीक एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि लैक्टेशन में कितना ले सकते हैं। दूसरा, ये भी एक शायद बड़ा क्वेश्चन है, मुझे इसके सामने क्वेश्चन लगाना चाहिए था कि जब हमारी जो सेल्स फोर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, मार्केट्स में जाते हैं, तो क्या बफलो के लिए डेडिकेटेड सेल्स फोर्स है? क्या नहीं हो सकती? मेरे ख्याल में वी शुड थिंक, अगर 45% ऑफ जो मिल्क प्रोडक्शन दैट इज वी आर गेटिंग इन इंडिया, we need to focus on buffalo and we need to have a specialized program for tapping the buffalo market. दूसरा, one of them is, अगर आप बात करेंगे, आजकल नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जो स्वीट शॉप वाले हैं तो वो काफी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। मे बी यू हर्ड अबाउट हल्दीराम कि उन्होंने इक्विटी 1% कितने में बेची, तो दैट वाज द बिग इशू ना, नहीं इशू तो नहीं, बट दैट वाज ए गुड न्यूज फॉर अस रेदर देन। तो आई थिंक वी नीड टू कोलैबोरेट विद देम, बिकॉज उनके लिए बफलो मिल्क आज भी मोर रिसेप्टिव है, मोर फिजिबल है, और रेदर देन अगर प्राइस नहीं, न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो मोर इकोनॉमिकल भी है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए हमें करना चाहिए। और दूसरा, आज अभी बात हो रही थी शायद यहाँ पे जब हम बैठे हुए थे कि ये तो शायद गोकुल का कॉम्पिटिटर है ना, क्या हम ये कंपटीशन छोड़ के कम फॉरवर्ड नहीं आ सकते एज एन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कि लेट अस कम टुगेदर ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म विद ए सिनर्जेटिक इफेक्ट, कि ठीक है जी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, अभी भी अगर मैं बात करूंगा कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल की अगर हम बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कोकोनट ऑयल की लेके आना आपने, तो आपको याद है कि आपको कैसी पैकेजिंग याद आ रही है? ब्लू वाली। कोई कंपनी है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, तगड़ी है, एवरी कंपनी, जो भी कंपनी का कोकोनट ऑयल है, आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर पैकिंग, ताकि कस्टमर को क्लियरली पता लग जाए। और यहाँ तो मेरे ख्याल में कैटल फीड में तो हम डरते हैं कि बफलो अगर डाल दी ना तो शायद ये बंद ही हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मिलके साथ आना चाहिए, कोलैबोरेट होना चाहिए कि हम कैसे बफलो की फीड को इंप्रूव कर सकते हैं, बफलो को मिल्क प्रोडक्शन के लिए टारगेट कर सकते हैं,
और अपनी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें जो मेरा अगर सिंपली मैं बात करूं पॉइंट, तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कॉटन सीड को। मे भी जो कॉटन सीड वाले बैठे हैं दे कैन माइंड, लेकिन यस हम उनको टारगेट कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक इन माई जो एरिया, जो ज्योग्राफिकल एरिया मैं कवर करता हूँ, तो उसमें कॉटन सीड काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, ये तो मुझे लगता है मेरा सपना ही है, इवन दो मैंने रात को सपना ले भी लिया और अचीव भी कर लिया, कि कभी दिन आएगा वो जब हम बफलो फीड में अमीनो एसिड्स डालेंगे। पोल्ट्री में तो दबा दबा के डालते हैं, काउ फीड में भी डालनी शुरू कर दी, क्या कभी दिन आएगा कि हम अमीनो एसिड्स हैं जो बफलो में डाल दें? लेकिन मैं फिर वही बोलना चाहूँगा कि मैंने वो कर दिया कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, यस आई डू इंक्लूडेड अमीनो एसिड्स इन बफ फीड। तो मुझे लगता है कि वो पहल ली है और मैं चाहूँगा कि वी विल रेप्लिकेट इट टू ऑल। दूसरा, प्रेसिजन की बात हो ही रही थी, काफी बात होगी कि प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन क्या है। मैं तो बड़ी सिंपल सी बातों में बता के चला जाऊंगा आपको। जब हम प्रेसिजन की बात करते हैं तो लोग कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या कभी ये कैलकुलेशन नहीं करते कि अगर प्रेसिजन नहीं है तो कितना नुकसान हो रहा है? अगर प्रेसिजन नहीं है, अगर बैलेंसिंग नहीं है, TMR बैलेंसिंग या फीड फॉर्मेशन अच्छी नहीं है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, या एनिमल की अगर रिक्वायरमेंट्स के एप्रोप्रिएट हम उनको न्यूट्रिएंट्स ऑफर नहीं कर रहे, तो हम वो बात कर रहे हैं कि हाउ मच लॉस ये इंडस्ट्री को दे रहा है। अगर वो इंडस्ट्री का लॉस हम नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कम फॉरवर्ड आएंगे और फिर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं प्रेसिजन कैसी होनी है। सिंपल सी एग्जांपल मैंने दो दी हुई है। कभी सोचा है कि अगर 100 ग्राम, सर क्रूड प्रोटीन पे ही आ रहा हूं, अगर 100 ग्राम प्रोटीन कम हो जाती है तो 1 लीटर का दूध चला जाएगा, और अगर 1 किलो ड्राई मैटर कम हो जाता है तो कम से कम उस फार्मर का, उस एनिमल का 1 से 1.5 लीटर मिल्क प्रोडक्शन का हो जाएगा। तो अगर मैं बात प्रेसिजन्स की करता हूं, अभी भी मेरे ख्याल में अगर हम ये 2 पैरामीटर भी लेके चलते हैं, ड्राई मैटर इनटेक एंड द प्रोटीन, अगर एनिमल की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर प्रेसिजन की बात करूं तो मुझे लगता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं, कि अभी तो हम किलो में भी फर्क आ जाए ना तो प्रेसिजन में ही मानते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करूं तो वो शायद ग्राम्स या मिलीग्राम्स की बात करनी शुरू कर दी है। और दूसरा, जो बैलेंसिंग है, क्या सिर्फ प्रोटीन या ड्राई मैटर एनफ है? नहीं, अगर हम प्रेसिजन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में हमें एक्सटेंडेड प्रोफाइल तक जाना पड़ेगा। तभी मैं बोलता हूं कि अगर हमें जो प्रेसिजन को अचीव करना है या प्रेसिजन की तरफ बढ़ना है, तो मेरे ख्याल में दैट इज विदाउट अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट इज इनकम्प्लीट। ठीक है ना, बट इट वेरीज केस टू केस। इश्यूज, चैलेंजेस क्या है अगर मैं बात करूं? यस, ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट टू डू इट, कि हम करना ही नहीं चाहते। यस, हम करना चाहते हैं, बट देयर आर सर्टेन, नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड वन ऑफ देम इज कि फ्लक्चुएशंस इन जो हमें अवेलेबल रॉ मटेरियल मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो सर बता रहे थे कि एक्सेल शीट में लेते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ वो मक्का में 9% प्रोटीन ले लेते होंगे, और मेरी जिंदगी निकल गई 9% प्रोटीन मेरे को मिली नहीं। मक्का कहाँ से मिलती है? वो हम लेते आ रहे हैं, और वो 9 नहीं है, वो चेंज होती रहती है। कैसा लॉट आता है, क्या मॉइस्चर लेवल है, कि उन पे डिपेंड करती है। ऐसे ही अगर केक्स की बात करूं, ऑयल कंटेंट कितना है, कौन सा सीड यूज हुआ है, तो वो फ्लक्चुएशन हमारे पास वो नहीं है। लेकिन शायद हमें वो करना होगा, अगर हमने करना है प्रेसिजन न्यूट्रिशन, तो डेफिनेटली हमें इनके आंसर्स लेने पड़ेंगे। दूसरा, फॉडर, अगर हम रॉ मटेरियल का नहीं कर पा रहे तो फॉडर की तो शायद अभी काफी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं लगेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं, ऐसी सर्विसेज देती हैं कि जिससे आप जो फॉडर में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, और उनकी फिर सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं फीड के साथ, ताकि अल्टीमेटली जो एनिमल की रिक्वायरमेंट है वो प्रेसिजन के साथ कंप्लीट कर पाए। सॉफ्टवेयर की भी बात हो रही थी। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली, जैसे फार्मर ने 6 लाख की गाय ले ली, लेकिन अगर उसको वो अच्छी तरीके से फीड नहीं दे रहा तो क्या हाल हो सकता है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर की भी अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर डाटा से ही, अगर आप उसको डाटा इनपुट जो प्रेसिजन से दोगे,
वो तभी आपकी लीस्ट कॉस्ट या बेस्ट कॉस्ट बना सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन वो डाटा लेने के लिए, वो सॉफ्टवेयर को 100% यूटिलाइज करने के लिए आपको एक वो सपोर्टिंग या इकोसिस्टम चाहिए जिसमें से आपको जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आए। वही जो इंफॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर सकता है फॉर प्रोसीजर। लेकिन हमें इस पे काम करना चाहिए। लेकिन आज के लिए मेरा सिंपली अगर मैं बात करूं तो यही है, क्या हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज है फार्मर के पास, मेरे ख्याल में अगर हम फार्म पे जाते हैं या जो आपकी टीम फार्म पे जाती है, देख रहे हैं शायद इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज अगर मैं फार्मर के लेवल पे बात करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 या 20-30 या 15-16 होंगे, वो 2-4 या 5 होंगे। अगर हम सिर्फ यही स्टेप ले लेते हैं कि उनकी टेस्टिंग करा के वो सिस्टम उनके लिए अरेंज कर दें और उसके बेसिस पे टीएमआर बैलेंसिंग कर दें, तो मेरे ख्याल में 10 से 15% मिल्क प्रोडक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजन। दूसरा है दूध की बाल्टी, मतलब बेसिकली यू नो द टर्मिनोलॉजी इसके लिए थोड़ा यूज होती है इकोनॉमिक लॉस, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम वही वर्डिंग जो हम बाहर से सुनते आ रहे हैं वही बात करें। तो मेरा इसके लिए है कि प्रॉफिट ईटर्स। अभी शायद थोड़े पिछले सेशन में बात हो रही थी कि एक मेरी मिल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कितनी आ रही है, मैं ये कहता हूँ कि कितनी जा रही है उसमें से, जो कि एडिशनल उस पर बर्डन हो रहा है। दिस इज लाइक जो पिक्चर मैंने दिखाई है कि कंटिन्यूसली इफ यू गो टू द फार्म, अगर आप एक्सपर्ट हैं जैसे शैलेश जी थे, मैं शायद वहीं से शुरू करूंगा, अगर आप फार्म पे जाएंगे तो यू विल सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉफिट ईटर्स, और वो दिखेंगे आपको। जितने आपको दिखेंगे इट मीन्स उतनी नॉलेज आपको है। करना क्या है, अगर आप बोलेंगे उसको कि मैं ये सारे क्लोज कर दूंगा तो मेरे ख्याल में फिर वही नासा वाली बात हो जाएगी कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। तो बात करनी चाहिए कि हम उसमें से कहीं ना कहीं जो बिगेस्ट है या जो कंट्रोलेबल है, जो एड्रेसेबल है, उसको अगर हम मिटिगेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसमें प्रॉफिट ईटर में अगर मैं बात करता हूं तो वैसे तो बहुत सारे हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम मैं 2 की बात करना चाहता हूं। नंबर 1 इनफर्टिलिटी और नंबर 2 मस्टाइटिस। फर्टिलिटी इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रीजन इज डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, कि अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो आपकी मिल्क, रिसोर्सेज है, मनी है, टाइम है, एवरीथिंग जा रही है, आपके हाथ से जा रही है। और दूसरा, अगर मैं मस्टाइटिस की बात करूं तो बिल्कुल डॉक्टर शैलेश की तरह मैं क्लिनिकल मस्टाइटिस की बात नहीं करूंगा, मैं सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है, उससे भी आगे स्मेटिक सेल काउंट, अगर हम ये कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हम इन प्रॉफिट ईटर्स को रोक सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा और एग्जांपल दूंगा, और मेरे ख्याल में शायद उन्होंने दी भी थी, कि अगर एक हिट मिस हो जाती है, एक हीट मिस हो जाती है एक काऊ की, एक एनिमल की, तो डू यू थिंक अराउंड 15,000 का एक ओवरऑल लॉस उस फार्मर को होता है। और मस्टाइटिस में तो मेरे ख्याल में उनके भी फिगर मिल रहे थे, इवन दाउ मेरे को वो समझ में तो नहीं आए, वो मराठी में लिखे हुए थे, लेकिन मैंने बिल्कुल लिखे हैं, इंग्लिश ही बोल सकते हैं इसको, कि मस्टाइटिस से अगर मैं बात करते हैं तो 200 लीटर एक लैक्टेशन में दूध चला जाता है, जिसकी कॉस्ट मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 8,000 आती है। 630 रुपए के हिसाब से लगा रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2,000 के आसपास आपको मस्टाइटिस को कवर करने के लिए। अगर ये लॉस फार्मर को हो रहा है तो फीड मिलर्स को क्या लॉस हो रहा है, कभी इवैल्यूएट किया? ऑब्वियसली देयर होगा, डेफिनेटली देयर विल बी a loss to the feed millers also, वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बट आई एम थ्रोइंग ए क्वेश्चन टू यू, थिंक अबाउट इट। अगर आप फीड मिलर हैं, इसमें कुछ फीड मिलर बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि कितना वॉल्यूम जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। दूसरा, प्रॉफिट ईटर्स को करना क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, मिटिगेट प्रोग्राम्स क्या, वे फॉरवर्ड क्या है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच हमें अब करनी होगी। अगर कैटल फीड में सक्सेसफुल होना है, कैटल फीड में ग्रोथ लेनी है, तो ऑब्वियसली अब ट्रांजैक्शनल बिजनेस काम नहीं आएगा, हमें सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी। अपनी टीम को उस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा
कि हम फार्मर के पास जाके उसकी बात सुने और जो वहाँ पे प्रॉफिट ईटर्स हैं उनको कैसे मिटिगेट करें। और मिटिगेट स्ट्रेटेजीज अभी मैं बात ही कर रहा था पहले कि बिग एक भी अगर आपने बंद कर दिया ना तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम फार्मर आपको क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। इतना रिगार्ड वो हमारा करता है और करने के लिए ओपन है, तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए। दूसरा, फार्म और वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे डॉक्टर शैलेश में भी दिखाया था कि अगर छोटा सा हम सीएमडी किट से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सब सोमैटिक सेल काउंट है, क्या सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा जो लॉस शुरू होने वाला था या बड़ा बनने वाला था उसको रोक सकते हैं। और दूसरा, मास फार्मर कनेक्ट, कि फार्मर के साथ हमें अपना कनेक्शन काफी उसके साथ बैठना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज में, उसके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करके देनी पड़ेगी, वही वैल्यू हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। दूसरा, उनका दूसरा पॉइंट और भी था कि यस, ये डॉक्टर साहब ने भी उठाया, ट्रेनर्स, वेटरनरियंस, तो हमें वो टेक्निकल बंदे तो चाहिए ही, लेकिन मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया कि हमें जो ट्रेनर्स हैं जो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि यस ये नुकसान था, ये मैंने रोक दिया है और ये आपकी इनकम है। तो ऐसे ही हम एक सक्सेस स्टोरी करते हैं। अगर मैं बात करूं तो वो सक्सेस स्टोरी क्या रहती है कि इनपुट वर्सेस आउटपुट करते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर किसी भी फार्म पे कि फॉर 1 kg की कितनी कॉस्ट होगी, लेकिन कम से कम इनपुट वर्सेस आउटपुट तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि इतना उसने खाया, इतने रुपीस का खाया और इतना दिया और उसके बाद क्या कॉस्ट आई। तो अगर हम वो भी करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। और ये बड़ी ओल्ड सेइंग है कि पेनीज विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ डॉलर्स, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो वो आप शायद कर फार्मर पे रहे हैं लेकिन वैल्यू क्रिएट वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो रही है। ठीक है ना, ये इसका ब्यूटी फैक्टर। दूसरा है फोर्थ जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन इन मिल्क और अफ्लाटॉक्सिन इन फीड, दोनों की अगर मैं बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद जो मिल्क क्वालिटी की डेफिनेशंस है, आई एम नॉट मच अबाउट वेस्ट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में चेंज हो गई है। अब मिल्क क्वालिटी की बात सिर्फ कितनी फैट है, कितनी एसिड है से नहीं होती, कि उसमें एंटीबायोटिक फ्री है, अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल है, ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली हमारा मन था या नहीं था, लेकिन कम से कम हमने जो मिल्क प्रोक्योरमेंट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका हमें प्रेशर था और उन्होंने हमारे लिए काम करके दे दिया कि आज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऑब्वियसली है कि अगर माइकोटॉक्सिन्स एनिमल में कम होंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी और हेल्दी मिल्क भी होगा। ठीक है ना। दूसरा, वो क्यों हुआ है, शायद उनका प्रेशर हमारे पे क्यों था, या अफ्लाटॉक्सिन की कैंपेन्स या वेव क्यों आई, क्यों ट्रेंड कर रही है। ऑब्वियसली चाहे फूड सेफ्टी प्रेशर था, चाहे कुछ एक्सपोर्ट के जो कंप्लायंसेस मीट आउट करने हैं, चाहे वो था, चाहे कोई क्वालिटी फोकस्ड प्रोक्योरमेंट थी वो था, चाहे कहीं ना कहीं जो बाहर से आए हुए हैं जिन्होंने देखा हुआ है, या जो नई जनरेशन है शायद उनका भी इन्फ्लुएंस था, जो मीडिया से वो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। पर आई थिंक दिस इज गुड फॉर, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमें सोचना चाहिए कि यस, अगर M1 मिल्क में कंट्रोल करना है तो B1 फीड में कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसके लिए क्या करें बात, तो मेरे ख्याल में वही है, कम टू द बेसिक्स। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, तो ये दोबारा से वही चैप्टर शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट्स विद द टेस्टिंग, कि हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, पता होना चाहिए। अगर सारी नहीं कर सकते तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कम से कम जो सेंसिटिव हैं, मोर फ्रिक्वेंटली जिनमें ज़्यादा टॉक्सिन्स रहती हैं, खास करके अफ्लाटॉक्सिन रहती हैं, तो उनकी टेस्टिंग की जा सकती है। और उनको मिटिगेशन करने के लिए एक 360 डिग्री प्रोग्राम चलाया जा सकता है, चाहे वो लीवर की मतलब फ्लशिंग हो, चाहे वो टॉक्सिन बाइंडर उसकी एक्सक्रीशन हो, या कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं उनको अंदर से कहीं उसकी नेचर चेंज की जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर M1 की बात करूं या B1 की भी बात करूं, तो बड़ा कंट्रोल रहता है कि अगर आपने एक रीजनेबली और
बोलते हैं कि एक कंप्लायंस सोर्सिंग चैनल या नेटवर्क डेवलप कर लिया आपने, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है कि अगर हम इनपुट कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आउटपुट भी अफ्लाटॉक्सिन की है, एंड देन विसोडविस जो M1 है वो कंट्रोल हो सकती है। और दूसरा इसमें ऑब्वियसली बेटर स्टोरेज, इधर चाहे आपकी लोकेशन पे है, चाहे फार्म एंड पे है, चाहे थ्रू लॉजिस्टिक्स है, तो कहीं ना कहीं आपको है, क्योंकि मोल्ड है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रो करता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर मैं लास्ट में समराइज करूं तो ऑब्वियसली मैं पहले भी कह चुका हूं कि यस, कैटल फीड में स्पेशली अच्छी खासी स्विफ्ट है। अगर मैं बात करूं आज तो 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1400 रुपए पर बैग फार्मर से लेने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज ए हैंडसम अमाउंट। इसमें हम एक अच्छी खासी क्वालिटी प्रोड्यूस करके फार्मर को दे सकते हैं। अगर वो आगे आ रहा है, पैसा पे कर रहा है, ही हैज दैट परचेजिंग पावर, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें रिटर्न में वही देना चाहिए जो इस टाइम एक इको सिस्टम, सस्टेनेबल सिस्टम की जो जरूरत है। दूसरा ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जरूर चाहूंगा कि कहीं ना कहीं घर जाके एक बार बफेलो के बारे में जरूर सोचना, चाहे वो बड़े सींग वाली है चाहे वो छोटे सींग वाली है, हमारे लिए सब बराबर है। वो जरूर देखना कि यस, दिस इज द पोटेंशियल है जो अभी भी हम शायद एक्सप्लोर नहीं कर रहे। यस, इवन दो ठीक है हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली हम करके अगर एफिशिएंसी थोड़ी सी भी इंप्रूव कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स है, क्योंकि काऊ में बहुत कुछ लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं। और दूसरा, ना करते कहीं भी बात करें तो बफलो हमारी ब्रीड है, हमें हमारी है, सब कुछ हमारा है। अगर इसमें हम काम करेंगे तो लेटर ऑन मेरे ख्याल में हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में ऑब्वियसली प्रिसीजन विद फार्म कनेक्ट, कि ठीक है फार्म के साथ ठीक है इंटरनली हम कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स कैसे भी हैं, बहुत सारा जो नॉलेज बैठे हुए आइदर न्यूट्रिशनिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, करके कैसे फार्म की एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को या हार्ड एवरेज को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. As I told you initially that he has very different outlook. जो की टेक अवे है मिस्टर गणेश शर्मा के प्रेजेंटेशन से, वो बहुत क्लियरली एक चीज़ है कि हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बफलो मार्केट की वो हम मिस कर रहे हैं। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इसी तरीके से, क्योंकि बफलो फार्मर्स इंग्रेडिएंट फीडिंग पर हैं तो वो इंग्रेडिएंट फीडिंग कंटिन्यू रहेगी। रियलिटी इज कि हमने बेसिकली उस मार्केट को एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि इफ वी गो बैक 20 years back in Punjab, even dairy was in the same situation. So dairy feed was not that much popular and people were afraid of using pelleted feed because उनको confidence नहीं था उस पर। Considering that, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी हमारा अभी तक डिस्कशन रहा है, टाइम एंड अगेन कि टाइम हैज कम, क्योंकि कंसिडरिंग वोलेटिलिटी इन अदर स्पीसीज की एक कैटल की अपॉर्चुनिटी है, जो फीड मिलर्स के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एरिया आइडेंटिफाई करें, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, जिन एरियाज में हम वर्क करके वी विल बी एबल टू प्रूव कि डिफरेंट सेक्टर्स जो है, चाहे वो पोल्ट्री है, डेयरी है या एक्वा, तीनों में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और कुछ नीश मार्केट्स जैसे स्वाइन के डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि स्वाइन पहले इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जाती थी। नाउ इट्स अ नीश मार्केट जो फेयरली लगभग 15,000 टन्स पर मंथ तक पहुंच गई है, जो प्रोडक्शन एक्चुअल है। रिक्वायरमेंट्स अभी तक बहुत मार्केट्स में नहीं पहुंच पाई। तो कमिंग बैक टू हमारा जो डिस्कशन था कि फीड सेक्टर के स्कोप्स और चैलेंजेस को अगर हम वे करें, दोनों को मेजर करें, तो मुझे जहां तक लगता है कि चैलेंजेस बेसिकली अपॉर्चुनिटीज है। जितने भी चैलेंजेस मार्केट में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं कि अगर हम उनको बॉटलनेक्स को पहचाने, वी कैन आइडेंटिफाई वेयर द बॉटलनेक्स आर, मार्केट इज ह्यूज। आज की तारीख में भी जैसे मिस्टर गणेश शर्मा हैज हाईलाइटेड दैट पर्टिकुलर थिंग कि हमारी जो मार्केट अपॉर्चुनिटी फीड की अकेले कैटल में अगर हम देख रहे हैं 180 मिलियन मीट्रिक टन पुट टुगेदर, इफ वी आर कंसिडरिंग 300 एंड वेयर वी आर टुडे नॉट इवन 22 मिलियन मीट्रिक टन। तो ये फीड सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड एक आज बहुत बड़ा इंसाइट आपके प्रेजेंटेशन से जो
मेरे जो कलीग्स फीड एडिटिव इंडस्ट्रीज से भी हैं उनके लिए कि बफलो मार्केट अपॉर्चुनिटीज आर रियली फिनोमिनल। अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, दिस कैन बिकम रियली अ बिग मनी चर्नर फॉर अस। विद दिस आई वुड लाइक टू invite questions. If you would like to have some questions from panelists, I would like to invite both the panelists on the dais. Please, Mr. Sharma and Amey sir, please come on the stage. गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन में अमीना सर का प्रेजेंटेशन में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने जिस हिसाब से पोल्ट्री, डेयरी और एक्वा को साथ में क्लब करके पोटेंशियल्स और इसके ऊपर बात किया। हम जो गैप देखते हैं आज या एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही है अभी सबको काम करने की। मेरा क्वेश्चन बेसिकली गणेश शर्मा जी से है, क्योंकि आप उस रीजन से आ रहे हैं जहाँ पे कॉटन सीड केक का सबसे बड़ा मार्केट है हरियाणा में, और आपकी फीड अच्छी चल भी रही है वहाँ पे। बट जो चैलेंजेस है, अगर हम वहाँ से निकल के जबलपुर आ जाए, जबलपुर से निकल के बॉम्बे आ जाए, जो बफेलो पॉकेट्स है, वहाँ भी फीड की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो क्या हमारे जो कॉलेज के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है वो उसको आज तक एड्रेस नहीं कर पाए, या हम कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर को उनके रिक्वायरमेंट्स पे, जैसे आप बोल रहे थे, गैप कहाँ पर है? बिल्कुल अकमल जी, पहले तो वो चल नहीं रही, वो चलानी पड़ रही है। जो हरियाणा में आप बोल रहे हैं कि आपकी फीड अच्छी चल रही है, वो चल नहीं रही, उसको बड़ी ज़बरदस्ती से चलाया जा रहा है। लेकिन अब बिल्कुल अगर आप बात करेंगे, मैं आपके साथ, आपने वैसे आंसर भी दे दिया। मुझे भी लगता है कि कहीं हम जब बात करते हैं किसी भी, आइदर चाहे न्यूट्रिशनिस्ट है, चाहे कहीं ना कोई वेटेरियन है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद वो बातें उनसे नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए, एक चीज़। और मीन्स अगर मैं बात करूँ, इसमें कन्विंसिंग ही नंबर 1 है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल बफलो की फीड में एक मैंने छोड़ दिया शायद कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। अगर वो सेंसिटिव है तो हमें तकरीबन जो हम फीड मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें फार्मूलेशन है जो वो तकरीबन थोड़ी माइनर चेंज होती रहती है, इवन दो जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकेशंस है वो सेम रहते हैं। काओ में ये चल जाता है, लेकिन बफलो में शायद ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हमने इस पे काम किया तो हमने यही बोल दिया कि वंस वी हैव फ्रीज दिस फार्मूलेशन, हम इसको चेंज करेंगे काफ़ी हद तक। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ लॉस भी लेने पड़े, क्योंकि मार्केट की जो रॉ मटेरियल की मार्केट है वो बड़ी डायनामिक्स है, कभी ऊपर कभी बीरिश कभी बुलिश। तो उसमें लेकिन अगर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, उसमें अगर हल्की सी भी आप चेंजेस कर देंगे तो मेरे ख्याल में पैलेटेबिलिटी के इशूज आते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। और तीसरा, अगर मैं वैसे ही बोल दिया कि हमारे माइंड से वैसे ही नेग्लेक्टेड है कि अगर हमने बात नहीं करनी, तो मेरे ख्याल में यस, अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ के कुछ बंदों को, फार्मरों को अगर हमारे यहाँ लेके आना है, तो मतलब आई एम ओपन टू शेयर विद देम, या उनको फार्मरों को वहाँ मिला दूंगा कि सी कि हाउ दे आर, व्हाट द प्रैक्टिसेस दे आर डूइंग और कैसे हो। और दूसरा इसमें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में फॉर्डर का भी रहता है कि शायद डॉक्टर सोएज से बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो इंक्लूजन लेवल वीट स्टॉक का रहता है वहाँ पे, यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है बफलो में। तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ इंटरनल प्रोग्राम्स या कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। वो बेटर आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं फॉर्मुलेशन नहीं देखता, बट ये फॉर्मुलेशन एंगल पे भी वहाँ पे बहुत सारा काम करने वाला है। तो न्यूट्रिशनिस्ट, अगर कुछ जो ट्रेनर हैं जो बाहर काम करते हैं या किसी ने इटली में काम करके आया है, यस, हमने भी शुरू में बहुत सारे टीम को इटली से, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स को इटली से बुलाया और उनसे काम करवाया। और ये जो प्रोडक्ट मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बफलो का, उसको लॉन्च करने के लिए मुझे लगता है कि इतने टाइम में मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर देता। इसको लॉन्च करने के लिए मेरे को कम से कम 200 फार्मर्स का, स्पेशली बफलो फार्मर का जो TMR है उसका रिकॉर्ड करना पड़ा। वो रिकॉर्ड करने के बाद एनालिसिस करना पड़ा, एंड दैट्स थैंक्स टू आवर न्यूट्रिशनिस्ट कि उसने ये सारा काम किया, इवन दो ये NPD उसका काम नहीं था, तो उन्होंने बनाया। एंड देन ही सजेस्टेड कि दिस इज द रेसिपी, दिस इज द फॉर्मुलेशन जो हमें काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं अकमल जी। तो आई होप अगर कुछ और है तो बताइए। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं सर डॉक्टर राजीव, मैं यूपी से हूँ सर, और स्पेशली जो फीड है, कैटल फीड, इसके लिए जो किसान का भरोसे की जहाँ तक बात होती है, या तो वो अच्छे टीवी पे आने वाले एडवर्टीजमेंट देख करके ब्रांड पे भरोसा करता है, और एक्चुअली बहुत बार उसका भरोसा टूटता है क्योंकि इसमें रेगुलेशंस का बड़ा अभाव है।
जो स्पेशली कैटल फीड रेगुलेशन बहुत कम स्टेट में है, मेरे स्टेट में फिलहाल नहीं है, अभी शायद तमिलनाडु में बना। तो जो बहुत अच्छे हमारे मिलर्स हैं, जो बहुत अच्छे ब्रांड हैं, एक्चुअली उनकी रेपुटेशन को भी धक्का पहुंचता है जब छोटे छोटे खराब मैन्युफैक्चरर्स अपने फीड को लेकर के ब्रांडिंग करके अपना वो बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेगुलेशंस। तो ये चीज़ एक तो एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी वॉइस को रेज करूँ वहाँ पे कि ये हो, लेकिन इसके काम तो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, वरना इतनी सारी स्टेट में फीड रेगुलेशन एक्ट क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं, मेरी रीजंस नहीं। तो हम अपने अच्छे जो फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आपको क्वालिटी की बात उठाएंगी, एनडीडीपी के अपने लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी प्रेशराइज करें गवर्नमेंट्स को कि आप फीड रेगुलेशंस एक्ट को स्टेट्स में या सेंट्रली बनवाने की जरूरत है, इसको बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जो किसान अगर एक बार जो अभी था भरोसा नहीं है, भरोसा इसलिए नहीं है कि वो एक बार महंगा फीड लेकर के आता है, अगर वो खराब है तो उसको अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फिर अच्छी वाली ब्रांड के ऊपर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर मैं बात करूँ, थैंक यू, तो अगर मैं बात करूँ आज से ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक, अगर मैं 20 साल बाद पहले बात करता हूँ, तो सेम जो आप बोल रहे हैं पंजाब में भी ऐसा था। जो पैलेट फीड होती है ना, वो कोई फार्मर यूज नहीं करता था, वो सिंपली एक ही बात बोलता था कि पैलेट फीड इसलिए बनाई गई है ताकि आप कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट इसमें ऐड करो, कि जो हम नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने रोल निभाया है, फार्मर को कन्विंस किया है कि रेदर देन आप प्रोडक्ट पे देखने की जगह वी विल गिव यू द परफॉर्मेंस, हम आपकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हाउ मच बेनिफिट यू विल गेट। तो ये चीजें अगर मैं बात करूं तो करनी पड़ती हैं। जहां तक दूसरा आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होना है तो ऑब्वियसली हम जैसे मार्केटिंग वाले बंदे तो हैं ही हैं, तो उनको कुछ बजट तो चाहिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन देयर पॉलिसीज कि वो क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद बात करूँ तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम एक शो रन कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर डेयरी, और वो 30 मिनट्स अगर मैंने काफ की बात करी है ना, तो सिर्फ काफ की बात करूंगा, मैंने कोई बात नहीं करनी कि मेरे एनिमल में फर्टिलिटी का इशू है, मास्टाइटिस है, ये वो, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो समंदर है। आप मेरे ख्याल में ये सेशन जितने मर्जी चलाती जाए, सब लोग चलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। तो हमने सिर्फ एक, मतलब जो आई एम जस्ट कोटिंग वन एग्जांपल, कि हमने अपना जो मार्केटिंग का बजट था उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया है कि ठीक है, हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, इसी पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी कोई नहीं बात करेंगे। तो दिस इज वन वे। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं टीवी या प्रिंट मीडिया तो अलग है, लेकिन ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता है कैटल फीड में, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हैं, बल्कि हैं। ऐसा नहीं होता कि 10 रुपए का टूथपेस्ट आपने सिर्फ देखना, ट्राई करना, कोलगेट है या पेप्सोडेंट है, ले आए, जेब में डाला, 2 दिन किया, नहीं, ऐसा नहीं होता कैटल फीड में, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो आपको ये 2 वे कम्युनिकेशन है, तो अपने फार्मरों के साथ वो बैठना तो होगा ही, और साथ के साथ आपके जो प्रमोटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यस बिल्कुल उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि जो वो क्लेम लिख रहे हैं, लेबल क्लेम लिख रहे हैं बैक पे, तो वो 100% उसमें होना चाहिए। यस, आपकी अर्ली स्टेज है, यस देयर हमारे से ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप जैसे लोग हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज, ये ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, ये ज़्यादा कन्विंस करती है। और दूसरा, कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत है कि रेदर देन कि हम सिर्फ बोलें कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, कहीं पे जाएं और बोलें कि नहीं यार, लेट अस ट्राई इट फॉर 10 days, 20 days, 30 days, 40, जो भी जितना भी ट्रायल आपको लगता है कि कीजिए और फिर दिखाइए। और सही बताऊं, अगर क्वालिटी वाली फीड अगर हम बात करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जो मैंने अभी बोला इतना करने की जरूरत पड़ती है। मैंने वो केसेस भी देखे हैं कि एक एनिमल 17 लीटर दूध दे रहा है, जब क्वालिटी फीड जाती है तो वो 33 पे चला गया। तो जब 33 पे वो चला गया तो यू कैन सी कि कितना जेनेटिक पोटेंशियल उस एनिमल में था जो अनटैप था। लेकिन अगर आपने वो टैप करके दिखा दिया ना, तो अब हमने एक बार करके दिखाया, लेकिन उस फार्मर ने हमें कितने कस्टमर दिए, यू कैन इमेजिन। तो दिस ये कर सकते हैं। बाकी कुछ और अगर डिटेल में बात करें तो हम बाद में बात कर सकते हैं। थैंक यू। जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट सर सेड कि यूपी का जो है ना, क्योंकि यूपी इनिशियली मैंने भी कभी सर्वे किया कैटल फीड में, तो एक तो पानी में खिलाते हैं, मतलब पानी डालते हैं, और क्या है जो कंपनी लीड करता है ना वहाँ पे, उसके पास झाड़ू से लेके सब कुछ अवेलेबल है। तो फार्मर को वहाँ पे प्राइस चाहिए 17-18 रुपया में, तो 18 रुपया उसका माइंड में आएगा 20 रुपये के ऊपर फीड होता है नहीं। तो इसीलिए ये इवॉल्व, जैसे इवॉल्व होता है ना, इंग्लिश में वर्ड है। अब 5 साल के बाद
ये सेंटेंस नहीं आएगा। आप देखिए जैसे महाराष्ट्र में, आज पंजाब के बाद महाराष्ट्र सेकंड मेरे हिसाब से लीडिंग स्टेट हो गया अंडरस्टैंडिंग द डेयरी इंडस्ट्री। तो यूपी में काफी इवॉल्व हो रहा है। 5 साल के बाद आप देखेंगे कि यूपी में वो सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा, काफी अंडर द करंट है। जैसे आप बोले कि लॉ के लिए हमारा जो हम फैक्ट्री इनॉग्रेशन हुआ था यहाँ पे कैटल फीड के लिए, हम BIS का डायरेक्टर को बुलाया था। तो लोग बोलते कोई मिनिस्टर को बुलाता है, कोई MLA को कम से कम बुला लेता है। तो हमारा कस्टमर बोलता है सर ये BIS क्या होता है, उसको बुलाया। तो BIS वाला 1 घंटा में बोला भाषण दीजिए BIS क्या होता है। तभी हम हमारा थोड़ा धंधा चलने लगा। हम BIS वाला से को लेकर मार्केटिंग कराया, ताकि वो कुछ बाकी तो ऑप्शन नहीं है कि हाई रेट में बेच नहीं सकता है। तो इसीलिए इवॉल्व हो रहा है, हो जाएगा मतलब बहुत जल्दी। दूसरा, यूपी तो हमेशा ही प्रोग्रेसिव स्टेट रही है। अगर आप बात करेंगे सर, मेरे ख्याल में ब्रॉयलर में तो ड्रास्टिकली आया ईस्टर्न यूपी, जैसे उन्होंने किया तो क्यों नहीं अभी सेंट्रल है या वेस्टर्न है। तो पोल्ट्री का बहुत अच्छा हो गया, अभी तो बहुत हद से ज़्यादा अच्छा है। तो अभी लगे तो हुए शायद बहुत सारी एग्जीबिशंस लाइक दिस हो रही है वहाँ पे। तो टारगेट पे तो यूपी है। मैं भी अभी रुका हुआ हूँ कि लेट अस वेट कि थोड़ा टाइम ठीक मिल जाए तो वी विल आल्सो एंटर इनटू द यूपी मार्केट। सर एक क्वेश्चन नासिर से है सर, जो ब्रॉयलर कमर्शियल फीड जो है आने वाले 3 साल में उसका क्या स्थिति रहने वाला है? देखिए ये जो ब्रॉयलर है ना, ये भी कमोडिटी है। सब लोग को लगता है कि शायद ब्रॉयलर फीड कमर्शियल बंद हो जाएगा, ऐसे बंद होगा नहीं। आप ट्रेंड देखिए, हर 5 साल में कोई ना कोई एक बड़ा हाथी पानी में डूब जाता है। तो उसमें जैसे कोई 1-2 हाथी डूबेगा तो फिर कमर्शियल उठेगा, फार्मर उठेगा। तो ये ज़्यादा खुल के मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये रोटेशन होता है। मेरे को जब से मैं 20 साल से है इंडस्ट्री में, हर बार लोग बोलते हैं कमर्शियल फीड ब्रॉयलर बंद हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट जो ब्रॉयलर फीड का मार्केट था 2021-22 में, 23 तक सबसे हाईएस्ट मार्केट था। 24-25 में थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ, काफी इंडिकेशन आ गया। लेकिन कमर्शियल फार्मर फिर आप 5 साल के बाद देखिए शायद उसका परसेंटेज फिर बढ़ेगा। लेकिन अभी 3-4 साल थोड़ा सा स्ट्रेस है। I would like to thank both the panelists.